बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की, शाम और जॉर्डन, बदतरीन जल्जला यहाँ पर आया है और इस वक्त तक जो इतलात आई हैं तकरीबन 700 से 800 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और 1700 के करीब बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं तुर्की के अंदर और दीगर जगहों पर। 10 शहरों में तुर्की के अंदर ये इतनी बड़ी तबाही आई है कि आप हाईवे की इस सड़क से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल्जले की शिद्दत क्या थी। 7.8 की शिद्दत से ये जल्जला आता है और जॉर्डन, सीरिया यानी शाम, उर्दन और तुर्की ये निशाना बनते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वक्त तुर्की ने जो इमरजेंसी वहां पर नाफिज की है, उन्होंने सारी दुनिया को कहा है कि हमारी मदद करें। जाहिर सी बात है, जिस किसी भी मुल्क के अंदर 10 शहर 1700 बिल्डिंग तबाह हो जाए, लोग मर जाए, निजाम दरम बरम हो जाता है, कई साल इनको लगेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते। इवन के वो जो मलबा है उसको समेटते ही न जाने पूरे तुर्की का निजाम दरम बरम हो जाता है। आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाते। और वहां पर उन्होंने हंगामी बेस के ऊपर सबसे बड़ी वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और इंटरनेशनल तमाम कम्युनिटी को कहा है कि आकर हमारी मदद करें। यह जल्जला इतना शिद्दत से भरा था कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि शाम, जिसकी गुलान हाइट्स और ये वो उसकी पहाड़ियां, उसकी सरहद जाकर लगती है इसराइल से, और जॉर्डन की सरहद जाकर लगती है इसराइल से। लेकिन ये तीन ममालिक बुरी तरह बर्बाद होते हैं और इसराइल के अंदर एक ईंट भी नहीं गिरती। और सबसे बड़ी बात है जी, वहां पर सिर्फ इतना कहा गया कि जल्जले के झटके महसूस किए गए। आप सोचिए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर बदतरीन सूरत हाल पैदा होती है कि 3 मुल्कों में इतनी तबाही है कि निजाम दरम बरम हो गया है और बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। हाईवेज की जो खास तौर पर अहम तरीन रोड्स होती हैं वो बेड़ा गर्क हो गया, फट गई हैं, सारी पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया उनका निजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन साथ ही एक मुल्क लगता है जहां इतनी बड़ी तबाही होती है, उसके साथ ही एक मुल्क लगता है वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। ये एक अजीबो गरीब सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा कि आया ये कोई तजर्बा किया गया था, ये क्या सूरत हाल थी। आप अंदाजा कीजिए, तकरीबन 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाकया होता है तुर्की में जो आपको इंडिकेट करेगा कि चीजें कहां पर थी। इनको कैसे पता था ये सब होने वाला है। जर्मनी, नीदरलैंड और बरतानिया, इन्होंने तुर्की में अपने कॉन्सुलेट शट डाउन कर दिए, बंद कर दिए और ये कहा कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाकया होने वाला है, कोई ऐसा वाकया होने वाला है जिसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब आप सोचिए जरा, उनके बंद करने के 4 दिन के बाद तुर्की में ऐसा जल्जला आता है जो आज तक शायद तुर्की की तारीख में इतना खतरनाक जल्जला नहीं आया कि 10 के 10 शहर तबाह बर्बाद हो गए, 1700 के करीब बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। यानी वो तबाह बर्बाद हो गई हैं बिल्डिंग्स, वहां पर लोग मलबे तले हैं, किसी की जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल है, वे इनको कैसे पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, ये तो नहीं वो कह सकते कि भाई कुदरती आफात आने वाली, कोई जल्जला आने वाला है जो हमें पता है सब कुछ होने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मैन मेड था, क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट से बढ़कर कोई मामला है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब जल्जला आया था तो पाकिस्तान में जल्जला आने के बाद भी सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि उसके बाद आप ये देखिए कि इमदादी सरगर्मियों के नाम के ऊपर उससे पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर पाकिस्तान में जिन जिन साइंटिस्ट ने इस पर बात की उनको पागल करार दे दिया गया। ब्लैक वाटर्स के लोग यहाँ पर घुस आए इमदादी सरगर्मियों के नाम के ऊपर, और उसके बाद से पाकिस्तान जिस जंग में कूदा, आज तक हम उस जंग से नहीं निकल पाए। ये बात समझिए जरा। सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की का ये सारा मामला था, इन कंट्रीज को कैसे पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला। उन्होंने नाम तो दहशतगर्दी का लिया। देखिए, इस वक्त मामला ये है कि तुर्की किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये वो मामला था जिस पर आपको तहकीक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी तुर्की की हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर से इमदाद जाए, पूरी दुनिया के अंदर से इमदाद जाए, और खाली इमदाद नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह तबाह है कि उनको न जाने कितने अरब डॉलर्स का लॉस हुआ है। देखिए, ऐसे सूरत हाल के अंदर आपकी सारी की सारी इकोनॉमी तितर बितर हो जाती है, आपका पूरे का पूरा बजट कंज्यूम हो जाता है। अब आप सोचिए जरा, वहां पर सर्दी पड़ रही है, इतने ज्यादा अजीबोगरीब मामला है। सर्दी जब होती है, बर्फबारी हो रही होती है, तो वैसे ही आपकी जो इमदादी सरगर्मियां होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। अब यहाँ जो अजीबोगरीब मामला ये है, ये पिछले काफी अरसे से चीजें चलती आ रही हैं कि आप देखिए कि किसी मुल्क के अंदर
आप जरा अंदाजा कीजिए, कभी गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए फरवरी के महीने से गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, जो कभी जाकर मार्च के एंड पर शुरू होती थी या अप्रैल के अंदर। अब वो कह रहे हैं महकमा मौसमियात वाले पाकिस्तान के हवाले से कि जी यहाँ पर फरवरी में गर्मी शदीद पड़ेगी, फिर 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, यानी चाहे वो मार्च में चला जाए। आपने कभी जिंदगी में ऐसा सुना है? ये तो बाहर के मौसम हुआ करते हैं, यानी फरवरी में पाकिस्तान में या दीगर जगहों पर ये तो बाहर के मौसम होते हैं, लेकिन ये एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो ये बात समझ आती है कि भाई 3 ममालिक आपकी सरहदें लगती हैं, इतना खतरनाक वहां पर जलजला आता है तो किसी दूसरे मुल्क के अंदर भी है, लेकिन ये अजीबोगरीब मामला है कि वहां पर एक पत्ता भी नहीं टूटता और बाकी जगहों पर सारा निजाम तहस नहस होकर रह जाता है। दुनिया के अंदर मौसम बदल रहे हैं, दुनिया के अंदर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया का मामला कुछ और होता है, भुगतना पाकिस्तान को पड़ता है और हमारे यहाँ पर सैलाब आ जाता है। और जो सैलाब आया है उसके सरात आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि हमारी सारी की सारी फसल तबाह हो गई है, हमारी वो जमीन पूरी तरह बंजर हो गई है। कि हाँ टेक्नोलॉजी हो या कुछ हो, माजी में इस पर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई इसका सोल्यूशन, कोई चीज नहीं निकल पाई। आप ये देखिए कि आपने दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह करना होता है, आपको जंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिंपल सा काम ये करते हैं कि वहां पर ग्लेशियर्स हैं तो वहां पर आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि उसके बाद पूरे के पूरे मुल्क के अंदर सैलाब आ जाए या कोई सूरत हाल हो, और इस पर कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने ला ही नहीं सकता। जब पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी तो उसके बाद सिर्फ एक डॉक्टर आगे आए थे, उन्होंने आकर, एक साइंटिस्ट डॉक्टर अताउर रहमान ने इस पर बात की थी, और आप देख लीजिए उनका कितना मजाक उड़ाया गया, उनको पागल करार दिया गया कि तुमने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। उसके बाद मीडिया से उनको हटा दिया गया। फिलहाल इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो तुर्की को डेफिनेटली बात है कि बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ अरसे के बाद तुर्की के अंदर इलेक्शन होने वाला है, और जाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जो मौजूदा हुकूमत होती है। अब ऐसी सूरत हाल में वो लोगों की क्या मदद कर पाएंगे? दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई मामला हो, आप देखिए कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। आपके 10 के 10 शहर, उनमें कई सौ बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे का सारा जमीन बोस हो जाए। और ये अब से नहीं है, आप गौर कीजिए कि तुर्की में काफी सालों से काम होता आ रहा है, जलजले आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें समझ आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में तमाम की तमाम बुराइयां, तमाम की तमाम चीजें उन्हीं ममालिक में क्यों आती हैं जो इसराइल के करीब तरीन होते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। देखिए किसी भी जगह पर कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, अल्लाह कभी भी ना करे किसी मासूम की जान जाए। इस्लाम इसको डिस्करेज करता है, हमें इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल एग्जिस्ट करते हैं आज तक भी, क्या ऐसी सूरत हाल भी कल को पैदा हो सकती है कि कोई जलजला आ जाता है और मस्जिद अक्सा का मामला है कि जी वहाँ पर पता चले कि जी ये तो देखिए ना जलजला आ गया तो इसकी बिल्डिंग गिर गई या इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया, या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए। अगर आज तमाम चीज़ों पर ये तमाम चीज़ें चुप रहते हैं, कल को अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है तो उसका मामला क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दफ़ा आपने वो चीज़ें लड़ाई लड़के या तबाह करना वो ख़त्म हो गई। इस तरह की नेचुरल चीज़ों को आप नाम दे दें और उसके बाद आप कह दें कि ठीक है अब तो वो जो गिरना था वो गिर गया, अब आगे मूव करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।